अपने 14 लोग हो गए। तब तक हम लोग डिस्कशन चालू रखते हैं जो हम लोग कर रहे थे। हाँ जी जी। अ, दादा आप शुरू करें। अच्छा अच्छा, बेसिकली जो चार रीजंस थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो वो कमियां हैं, वो बेसिक कमियां वजह से इमरजेंसी आता है। तो यही बात बता दूं कि यहाँ पर जो पीपीटी का सेशन चल रहा है ना, वो आपको ये पता चल रहा है कि छोटे से छोटे, मतलब हमारा जैसे फायरमैन लेवल का हमारा फ्रेंड है, फायर ऑफिसर लेवल का है, फायर मैनेजर लेवल का है, और सीएफओ लेवल का, जो भी लेवल के हैं। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है कि हमारे सभी मित्रों को इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम खुद से बनाने की, और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है एक दूसरे को मदद करने की, जो एक कहते हैं ना कि एक तरीका पता चल जाए, वो समझाने के लिए यहाँ पर ये सेशन चल रहा है। और जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस है उनको सेशन के एंड होने के बाद पूछ लेना, या जिसको लगे कि नहीं बहुत अर्जेंट और अभी समझना है तो वो तुरंत भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर देना बेटा। इसके पहले हाँ, अब ये समझना, जैसे मैंने कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, कि मैंने कुछ सेफ्टी से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड कुछ लॉजिक्स दिए। अब यहाँ पर मैंने टेक्निकल लॉजिक्स नहीं दिए हैं। अब आप देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ ईएपी, हमारा जो एक हमने धारणा बना रखी है ना अपने दिमाग में कि अगर हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान सही होगा तो बीइंग अ फायर ऑफिसर या बीइंग अ फायर पर्सनल हमारा पूरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल जाएगा। लेकिन आप सभी ने कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर ये सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, हमें लीडरशिप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि जब आप एज अ फायर पर्सनल, आप तो ये सोचेंगे ना कि आपने फायर फाइटिंग करनी है, रेस्क्यू की टीम ने रेस्क्यू करना है, ठीक है, साल्वेज ने साल्वेज करना है, और जो कुछ भी अलग अलग तरीके की ऑपरेशनल टीम्स होती हैं उन्होंने अपने अपने काम करने हैं। लेकिन जब तक हमें ह्यूमन नेचर बिहेवियर के बारे में कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम अपने इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं कह सकते। इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है ना, उसमें देखो कि सारी नॉन टेक्निकल बातें लिखी है। पहला क्या लिखा है कि अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे, हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान अच्छा होगा, या हमें पता होगा कि हमारे इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या क्या होना चाहिए, तो हम डर, जो जितना भी डर है, क्रोध है, या जो होता है ना पैनिक सिचुएशन जो होती हैं, उनको हम उन पर हम कंट्रोल कर लेंगे। एक जो हड़बड़ाहट हो जाती है ना, कि जैसे मान लीजिए किसी फ्लोर पे आग लग गई, तो पूरे टावर में फायर अलार्म बजा, पूरे टावर में लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो जो इवैक्यूएशन की टीम्स होती हैं और जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं, तो हमें प्रोटोकॉल्स तो सबको पता है, हम सभी को पता है, हम जितने फायर वाले लोग हैं सब यहाँ पे, फायर सेफ्टी की एचएस के जितने लोग हैं सबको पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होती है। लेकिन पब्लिक को तो कितना भी आप समझा दीजिए, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने हड़बड़ा के भागना ही है। तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करना एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब तक आप इस चीज को नहीं समझ लेंगे और आप एक अच्छा इमरजेंसी एक्शन प्लान नहीं बनाना सीख जाएंगे, अच्छा इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या मतलब, हर किसी के बारे में सोच समझ कर जो भी हमने एक प्रिपेयर किया हुआ है, हमारा एक प्लान होगा, उसको एक अच्छा इमरजेंसी एक्शन प्लान कहेंगे। आप क्या करते हैं, आप अपने ही तरफ के सारे ऑपरेशंस लिखकर और एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बना देते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, ज्यादातर जितने भी फायर के पर्सनल है सब क्या करते हैं कि फायर की तरफ से, सेफ्टी की तरफ से, या ईचएस की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल्स होती हैं उनको वो ध्यान में रख के
अपना प्लान बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी सिक्के की दूसरी तरफ भी देखो, आप फायर पर्सनल हो, आप पब्लिक के लेवल से भी सोचो, पब्लिक आपको किस नजर से देख रही है, ये भी समझना पड़ता है वहां पर चीजों को, कि पब्लिक आपको किस नजर से देख रही है, पब्लिक के आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन चीजों को भी समझना पड़ता है। आप रेस्क्यू करने की आपने टीम बना ली, आपने हर एक चीज की टीम बना ली, है ना, आपने ड्रिल की टीम बना ली, आपने असेंबली पॉइंट पे पहुंचने के लिए वहां पर अटेंडेंट्स की टीम बना ली, ऑब्जर्वर्स बना लिए। फायर सभी ने पढ़ा हुआ है इन चीजों को, फायर मार्शल होता है, फायर वार्डन होता है, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर होता है, बिल्डिंग सेफ्टी सुपरवाइजर होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसा कि अभी वीरेंद्र ने भी बताया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सेकंड रिस्पॉन्डर, थर्ड रिस्पॉन्डर्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो हर एक हम अपने लेवल से चीजों को टेक्निकली मिक्स करके हम एक प्लान बना देते हैं, लेकिन हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा, हमें पब्लिक के एंड से भी देखना होगा और समझना होगा कि आखिर हमारी तरफ से तो प्लान पूरा मजबूत है, लेकिन क्या पब्लिक उस चीज को फ्री माइंड से एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं, उस चीज को भी समझ के अगर हम अपने प्लान में ऐड करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर, वो ह्यूमन नेचर, तो भी हमारा एक प्लान बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो डर भय पैनिक की सिचुएशन को खत्म कर लेंगे अगर हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान बहुत अच्छा होगा। हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, डिजास्टर के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, आप समझिए, डिजास्टर का इम्पैक्ट रिड्यूस करना बहुत बड़ी बात है। जब कभी भी कोई डिजास्टर होता है ना, तो उसके बाद की जो सिचुएशंस हैं या ड्यूरिंग डिजास्टर्स जो सिचुएशंस हैं, वो सारी चीजें अचानक से कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी मुश्किल को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक टीम बनाते हैं और हम उस टीम को डिप्लॉय कर देते हैं और उनको भेज देते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम एक अच्छा प्लान बनाएंगे तो हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सॉरी खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते। डेंजर, जो डेंजर होता है, जैसे सीढ़ियों से गिर जाना, मतलब पैनिक में भाग रही है पब्लिक, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, 10वीं फ्लोर 12वीं फ्लोर, भाग रहे हैं, ठीक है, उनका सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाना या गैदरिंग में इकट्ठा हो जाना, मर्ज होके गिर जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम डेंजर्स को, डेंजर जितने भी होते हैं ना टाइप के, उन सबको हम कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं अगर हमने एक अच्छा प्लान बनाया। नेक्स्ट कर देना स्लाइड। यहाँ पर एनबीसी की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट डी के हिसाब से, जो एनेक्स्टर डी एनबीसी के हिसाब से नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, उसमें जो एनेक्स्टर डी दिया हुआ है उसमें फायर ड्रिल्स के बारे में सेक्शन 3.1 में उसमें दिया हुआ है, एनेक्स्टर डी के D.3.1 में दिया हुआ है, उसको पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि हर 3 महीने में एक बार होनी चाहिए फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल, जो भी टाइप की ड्रिल्स आप करना चाहते हैं फायर ड्रिल से रिलेटेड, इवैक्यूएशन से रिलेटेड, वो ड्रिल्स आपकी पहले 2 साल में हर क्वार्टरली होनी चाहिए, और जब 2 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तब हमें 6 महीने में एक बार करनी चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, भावेश ने एक पोस्ट किया था कि आपके यहाँ कृष्ण कुमारी रेगर, मेरी वॉइस नहीं क्लियर है, और किसी को भी प्रॉब्लम है वॉइस से? नहीं 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 सर, लाउड एंड क्लियर है। अच्छा, तो अभी जैसे बहुत मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, भावेश ने एक पोस्ट अपडेट किया था, उसमें उसने मॉक ड्रिल के बारे में सभी की राय मांगी कि आप क्या पर कितने कितने टाइम में मॉक ड्रिल होते हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है भावेश,
और काफी भावेश के अंदर एक थोड़ा सा कला ये है कि भावेश बहुत बड़े बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस को बहुत ही साधारण तरीके से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालता है और लोगों से बहुत ही साधारण तरीके से जवाब भी ले लेता है और ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर एनएक्सएल डी में जो लिखा हुआ है ये फाइल ड्रिल से अच्छा। अब आप इसको कोरिलेट कीजिए कि ये जो ड्रिल्स का एनएक्सएल डी है ये इमरजेंसी सिचुएशन में कहाँ पर फिट हुआ। जो हम लोग इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वहां पर ये कहाँ फिट होता है एनएक्सएल डी। कोई एक मुझे जवाब दे सकता है इसका? अजीत अजीत डागर। अजीत मेरी आवाज सुन रहे हो? अजीत मेरी आवाज आ रही है? अजीत डागर। हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ अजीत मुझे बताना कि ये जो मैंने एनबीसी का एनएक्सएल डी लिखा है फायर ड्रिल का ये कहाँ पर मेरी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? जैसे सर हम कारखानों के अंदर जॉब वॉब कर रहे हैं उस टाइम हो सकता है। कारखाने के अंदर यदि कोई हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मॉक ड्रिल या वो हो सकता है। अच्छा अच्छा। और कौन कौन है चैट में? हार्दिक गो अहेड हार्दिक। सर अभी अपनी जो रिसेंटली बात हुई थी कि जो भी हमने इमरजेंसी प्लान बनाया है और अपने जो लास्ट में डिस्कस किया था कि हमने ट्रेनिंग दे दी लेकिन जो पीपल है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो ये वहाँ पे फिट होगा सर कि हमने ट्रेनिंग दे दी है तो वो प्रॉपरली उस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं हमारा इमरजेंसी प्लान, तो ये ड्रिल के माध्यम से वो लोग क्लियर हो पाएगा सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हार्दिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने। ये बेसिकली इसलिए रिक्वायरमेंट है कि ये जो ड्रिल्स हम क्यों कराते हैं इसका लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर एक पीपीटी के पेज में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, समझो। बहुत बढ़िया हार्दिक, थैंक यू सो मच। है ना, सबको समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये जो फायर ड्रिल्स के बारे में नेक्स्ट डी में दिया हुआ है ना एनबीसी में, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में पड़ते हैं और अगर हमारी ड्रिल्स अटेंटिवनेस ट्रेनिंग्स प्रॉपर नहीं है और लोगों ने उसको नहीं सीखा है तो एट द टाइम ऑफ रियल केस यानी कि जब रियल इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस समय, मैंने पिछली पॉइंट पे भी बोला कि आप अपने लेवल से तो प्लान बनाते हो लेकिन आपको पब्लिक के लेवल से भी समझना है। तो क्या पब्लिक ने इसको ग्रैब किया? आपके जो ट्रेनिंग्स आपने दी, आपने जो ड्रिल्स कराई, आपने जो मॉक सेशंस कराए, उसको क्या पब्लिक ने ग्रैब किया? पब्लिक आपको उस समय सपोर्ट करेगी अगर आपका, और अगर पब्लिक ने आपको उस इमरजेंसी सिचुएशन में सपोर्ट कर दिया और मतलब कायदे के साथ पब्लिक नीचे उतरती है, पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है इवैक्यूएशन में, पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है रेस्क्यू में, ठीक है ना। आप समझे कि जैसे पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्पोरेट हब्स हो गए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हब्स के जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आपकी सपोर्टिव होती है ना तो वहां पर क्या होता है कि आपका एक अच्छा इमरजेंसी एक्शन प्लान बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज करना वीरेंद्र। जी दादा। अच्छा, अब ये है जो एनबीसी के हिसाब से जो वीरेंद्र ने अभी उस समय बोला था लास्ट सेशन में कि जैसे वीरेंद्र समझा रहा था जब अजीत डागर को, तो ये बात बता रहा था कि भाई फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है और सेकंड रिस्पॉन्डर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 एक अलग चीज है। और यहाँ पर जो हम एनबीसी के हिसाब से चलते हैं तो हम इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते हैं। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में बहुत थ्योरी होती है, बहुत थ्योरी होती है। बहुत थ्योरी क्यों होती है? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशंस की डेफिनेशंस लिखी होती हैं, डूज एंड डोंट्स हम लिखते हैं। ये सब चीजें आप सभी को शायद पता भी होंगी कि एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम हम जब बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उस इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि हम जब भी अपना ये ब्रोशर या जो हम पब्लिश कर रहे हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, जो भी हम एक उसका
सेगमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशंस लिखते हैं, क्योंकि लोगों को जब हम देंगे ना तो वो पढ़ेंगे कि हाँ भाई इस प्रकार की इमरजेंसीज होती हैं। बेसिकली क्या होता है अजीत और सभी के लिए कि जैसे ऑन साइट इमरजेंसी, ऑफ साइट इमरजेंसी, ये तो हो गई प्रमुख परिभाषाएं, ठीक है। क्या आप जो ये भी थ्योरी की बातें कर रहे हैं, क्या आपकी ये थ्योरी आपके प्रैक्टिकल में काम आती है? रियल लाइफ में जो आप फील्ड पर काम कर रहे हैं वहां पर क्या डिमांड है आपके मैनेजमेंट की, हमें वो समझना पड़ेगा। वहां पर डिमांड ये है कि हर कोई आपके जितना टेक्निकल नॉलेज लेके ऑफिस में नहीं बैठा है। आप समझ रहे हैं? इस चीज को समझिए कि आप जितना पढ़े लिखे, मेरे बाकी के जितने भी बंधुवर हैं यहाँ पर, वो जितने भी पढ़े लिखे हैं, वो नॉलेज जो है ना वो उनके लिए है, उनकी समझ के लिए है। उनको समझाने के लिए पब्लिक के लेवल पे उतरना पड़ेगा, आपको पब्लिक के लेवल पे आना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट के लेवल पे आना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा था अजीत ने, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, वीरेंद्र ने रिस्पॉन्स किया। अभी क्या हुआ कि ऑन साइट ऑफ साइट, ऑन साइट ऑफ साइट आपके समझने के लिए अच्छा, आपको पता चल गया ऑन साइट ऑफ साइट क्या होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्या ये जो शब्द है ऑन साइट ऑफ साइट, ये आप अपने मैनेजमेंट को समझा पाएंगे क्या? अजीत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जिस कारखाने में, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आपको जो वीरेंद्र ने जवाब दिया ऑन साइट ऑफ साइट का, क्या ये ऑन साइट ऑफ साइट आपके मैनेजमेंट के लिए काम की जानकारी है कि नहीं है? उनको इससे कोई मतलब रहेगा? यस सर। हाँ, मतलब नहीं रहेगा। यस सर नहीं, मतलब नहीं रहेगा। रीजन क्या सर है ना, एक मिनट सर, मैं एक्चुअली क्या, मैं जॉब वॉब नहीं करता हूँ अभी, मैं सरकारी को तैयारी कर रहा था, थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए। तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं। देखो फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ, सरकारी के लिए भी कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, जानकारी बहुत अच्छी चीज है, इकट्ठा करना और जानकारी देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि हम कोई भी चीज जब सीखते हैं ना, अपने फायर में, सेफ्टी में, हमने जो भी चीजें सीखी हैं वो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हमें उन चीजों को अच्छे से समझना है, अपने अंदर उतार लेना है। लेकिन जब हम पब्लिक में गैदर होते हैं, आपको पता है आप बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन सामने वाला आपके जितना टेक्निकल नहीं होता है, उसको समझाने के लिए आपको उसकी भाषा में, उसके लेवल पर आके उसको समझाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सब यहाँ टेक्निकल है तो हम लोग समझ लेंगे ये कि ये क्या है, कि कोई भी हम इमरजेंसी प्लान बनाएंगे ना तो उसकी जो मुख्य जड़ें हैं डेफिनेशंस लिखने के बाद, अब हम आते हैं टीम वर्क पे। जब हम डेफिनेशन सारी समझा चुके होते हैं तब हम आते हैं टीम वर्क पे। टीम वर्क क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपना एक मुखिया चुनना होता है। हम सबसे पहले अपना एक मुखिया चुनेंगे, लीडर चुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सरकारी विभाग में हैं अजीत, या आप जाएंगे सरकारी विभाग में, तो आपका जो चीफ फायर ऑफिसर होगा या स्टेशन फायर ऑफिसर होगा, जो भी आपको लीड कर रहा होगा, वो आपका मुखिया होगा, वो आपका लीडर होगा, वो एक ऑब्जर्वर होगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, वो आपके बाद नीचे एक टीम बनाएगा। उस टीम में जो सबसे पहली टीम बनेगी ना, वो बनेगी क्विक रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम ERT बोलते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एक बहुत बड़ा भाग है, लेकिन ये जो आपकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है ना, वही एक क्विक रिस्पॉन्स टीम है, इसमें कोई अंतर मत समझिएगा। ये जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, ये वार्डन की तरह काम करती है, ये फायर, सेफ्टी और सिक्योरिटी के, देखिए ये कॉर्पोरेट की भाषा का है, सरकारी भाषा में ये सारे पैमाने अलग हो जाएंगे। लेकिन जो कॉर्पोरेट में हम बात करेंगे, हम कभी इंडस्ट्री और फैक्ट्री की बात करेंगे, वहां पर ये पैमाने काम करेंगे, आप लोगों के लिए काम आएंगे कि जब, हाँ कृष्ण कुमारी रेगर, हाँ ये ठीक कह रहा है, मतलब कह रही है। तो मेनली आपका लीडरशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। लीडर आपको पहले मुखिया चुनना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मुखिया के या बगैर लीडर के, कमांड के, आप कैसे काम करेंगे? हम सभी लोगों ने फायर का ट्रेनिंग लिया है, फायर कॉलेज में पढ़े हम सभी लोग, ठीक है। हमारा अपना कोई कमांडर होता था कि नहीं होता था? हमारा अपना एक कमांडेंट होता था ना, एक कमांडेंट होता था जो हमें ट्रेनिंग देता था, जो हमें बताता था कि ड्रिल्स कैसे करनी है,
हमारे टीचर्स होते थे, वो हमें बताते थे कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो इसी तरीके से हमें एक लीडर चुनना होगा। एक लीडर होगा, वो लीडर कोई भी सीनियर पर्सन हो सकता है, और उसको आप एक टैग दे देंगे बिल्डिंग सेफ्टी सुपरवाइजर का। ठीक है, उसके बाद अच्छा कृष्ण, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो पहले तो हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं क्विक रिस्पॉन्स टीम की, कि एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनेगी। क्विक रिस्पॉन्स टीम में क्या बनाओगे? छोटी सी बात, जितने भी ऑपरेशंस इमरजेंसी के टाइम होते हैं, सेकेंड रिस्पॉन्डर और थर्ड रिस्पॉन्डर देख लो आप लोग स्क्रीन पे, वो दोनों काम हटा दो। तो कौन कौन से काम बचे क्विक रिस्पॉन्स टीम के, कोई बता सकता है? अगर मैं मेंटेनेंस टीम का काम हटा देता हूँ कि सप्लाई प्लाई वाला, और अगर मैं हाउसकीपिंग का अपना सैंडविच का काम हटा देता हूँ, तो मेरे पास जो क्विक रिस्पॉन्स टीम का काम बचा वो क्या बचा इमरजेंसी की सिचुएशन में? कोई एक बता दे क्या बचा। कृष्णा तुम बताओ क्या बचा, क्विक रिस्पॉन्स टीम का काम क्या बचा? हाँ, अपना रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। और कृष्णा और बताओ। रेस्क्यू हो गया, दूसरा फायर फाइटिंग हो गया, तीसरा क्या हो गया? लोग अच्छे होने चाहिए, मजबूत होना चाहिए और सब सहयोग करना चाहिए। टीम के जो भी लीडर होते हैं उनके लिए सहयोग करना चाहिए। हाँ, और जो अपना मीडिया होता है वो भी मजबूत होना चाहिए, ताकि जो भी कुछ प्रदर्शन करे उसको दिखा सके सही ढंग से। रियल टाइम सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल। देखो ये भावेश लिख रहा है, भावेश, मुकेश और कृष्णा, ये तीनों जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही। तो कुल मिला के हमें पता चल गया कि हमारी जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है ना, उसका क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप है, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये क्यूआरटी का काम खत्म होता है ना, अच्छा ये सेकंड रिस्पॉन्डर है, अब आप ये समझिए कि ये सेकंड रिस्पॉन्डर है और ये थर्ड रिस्पॉन्डर है। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो सीरीज मैंने बनाई है सेकंड रिस्पॉन्डर की, थर्ड रिस्पॉन्डर की, ये ऐसी सीरीज में क्यों बनाया है? जबकि हमें तो ये पढ़ाया गया था ना, फायर फाइटिंग करने से पहले सप्लाई बंद करो। ये सेकंड रिस्पॉन्डर क्यों हुए? ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने चाहिए थे, तो ये सेकंड रिस्पॉन्डर कैसे बने? पीपीटी के हिसाब से बताओ कोई। वीरेंद्र कुछ प्रकाश डालोगे इसके ऊपर? सर बिल्कुल सर। ऑलरेडी प्रोडक्शन तो चल रहा था ना सर। हाँ, जब भी हम लोग कोई इमरजेंसी देखते हैं, जहाँ पे भी इमरजेंसी होती है, तो ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा था वहां पे। कोई अगर फैक्ट्री का एग्जांपल लेते या कोई हाई राइज बिल्डिंग का एग्जांपल लेते, तो वहां पे नॉर्मल रूटीन कंडीशन तो हो रहा था। तो उस टाइम अगर इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम क्यूआरटी का रोल पहले आ जाएगा। वहां पे जाके देख रहे हैं कि भाई सिनारियो क्या है, सिनारियो के बेस में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि मुझे मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म करके पावर सप्लाई बंद करवाना है, कि सिचुएशन के बेस में फिर डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। अगर कोई प्रेशर वेसल है या दूसरा कोई केमिकल का रिएक्टर है, तो वहां पे उसका जो सप्लाई बंद करना, मटेरियल का सप्लाई बंद करना, पावर सप्लाई बंद करना, वो सब चीजें फिर उसी टाइम डिसाइड होती है। बहुत बढ़िया, सर बहुत अगर बढ़िया। कम्युनिकेशन और सिस्टम सही रहे तो सर हमें प्रोसेस टीम भी मदद करती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगा। क्विक रिस्पॉन्स टीम का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर किसी भी आप इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे या किसी भी बिल्डिंग का एग्जांपल लेंगे, तो आप उसमें फायर फाइटिंग टीम या जो दूसरे टीम है उनका जो नंबर जो होता है, संख्या जो बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। और क्विक रिस्पांस टीम का जो ट्रेंड है, जो शुरू से है इंडस्ट्री में, उसका पर्पस क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन जब
एराइज होता है तो विद इन पीरियड ऑफ स्मॉल टाइम में वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर एक छोटी सी आग लगी हुई है तो आप इमिडिएटली एक एक्सटिंग्विशर से उसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तब तक तो ठीक है। अगर वो 1-2 मिनट बढ़ गया तो आप एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम का मतलब होता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं अगर वहां कुछ हो गया तो जो रिस्पांस उस जगह पे काम करने वाले जो लोग हैं उसको बोलते हैं क्विक रिस्पांस टीम। क्विक रिस्पांस टीम ने एक्शन लिया लेकिन उसके कंट्रोल का बाहर है, तब जाके सेकंड रिस्पॉन्डर भी अगर कुछ नहीं कर ज्यादा कर पा रहा तब थर्ड रिस्पॉन्डर। इस पे हम लोग सर सेकंड रिस्पॉन्सर हो जाते हैं। वहाँ पे जो एज लोकेशन पे वो फर्स्ट रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद उससे अगर कोई नहीं समझ पाया तो हम लोग वहाँ सेकंड रिस्पॉन्सर के रूम में पहुँचते हैं। बिल्कुल। देखो वही मैंने पहले, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्टार्टिंग में पहला स्टेटमेंट मेरा यही था कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जब आप खड़े हैं ना तो वहां पर जो जिस पोजीशन पर है वो उसको उस फेज में खड़े होकर उस एंगल से देखता है। तो जैसे अभी वीरेंद्र ने बताया बहुत बढ़िया, भावेश ने बताया बहुत बढ़िया, दोनों के एंगल अपनी जगह पे बिल्कुल सही। निर्भर ये करता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किस सिचुएशन पर किस एंगल में खड़े हैं, आप कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्विक रिस्पांस टीम है वीरेंद्र के एंगल से देखेंगे तो भी अपनी जगह पर ठीक बैठती है, भावेश के एंगल से देखेंगे तो भी अपनी जगह ठीक बैठती है। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स में जो होते हैं ना, जैसे अपने बिल्डिंग्स के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ये जो एक तरीके है ना, ये वहां पर अपने अपने हिसाब से आके एंगल पे आके सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे भावेश ने बताया था कि सबसे पहले क्विक रिस्पांस टीम वहां पर पहुंचती है और वो सीन का सिनेरियो अपना सारा समझती है। उसके बाद जो सेकंड रिस्पॉन्डर होता है उस तक कम्युनिकेशन जाता है कि अब यहाँ पर जो क्यूआरटी है वो एक्शन लेगी, तो जो सेकंड रिस्पॉन्डर है वो वहां पे अपना काम कर दे। तो वो मेंटेनेंस की टीम होती है और वो वहां से सप्लाई को कट ऑफ करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब सारे काम हो जाते हैं तब थर्ड रिस्पॉन्डर अपना काम करता है। और अब देखो, चूंकि वीरेंद्र का एंगल क्या है कि वीरेंद्र स्टार्टिंग से फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े प्लांट्स में और बड़े बड़े सिस्टम्स के साथ इसने काम किया, तो ये उस एंगल से चीजों को लेके चलता है। उसने अपने तरीके से आपको क्यूआरटी, सेकंड रिस्पॉन्डर, थर्ड रिस्पॉन्डर, इनके बारे में समझाया। वीरेंद्र नेक्स्ट स्लाइड करना। देखो ये है स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ बिल्डिंग सेफ्टी टीम। लीडरशिप क्या करेगी? ऑब्जर्वर की तरह काम करेगी, उसको हम बिल्डिंग सेफ्टी सुपरवाइजर कहेंगे। जो क्यूआरटी का हेड होगा ना, वो रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी ड्रिल, सेफ इवैक्यूएशन, फर्स्ट एड का ऑपरेशन, ठीक है, XYZ जितने भी क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्विक रिस्पॉन्स को लीड करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम का एक हेड होगा। फिर एक मेंटेनेंस का हेड होगा जो इनिशिएट करेगा मेन सप्लाई को शट डाउन करके, और इमरजेंसी एग्जिट लाइट और साइनेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा बहुत डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपसे कल को कोई पूछ लेता है कि भाई आप सेकंड रिस्पॉन्डर पे मेंटेनेंस टीम ले रहे हो, थर्ड रिस्पॉन्डर पे हाउसकीपिंग टीम ले रहे हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर पे आप बाकी की टीम्स ले रहे हो, तो आखिर उनके काम क्या क्या है? तो ये शॉर्टकट्स है, इनमें लिखा हुआ है कि ये उनके मुख्य काम है। नेक्स्ट कर देना। अच्छा, ये प्रिपरेशन है, बिफोर एंड आफ्टर अरेंजमेंट्स। अब देखो, मैंने यहाँ पर जो ये जितने भी पॉइंट्स है ना जो आप लोग को दिख रहे हैं, ये किसी एक पहलू को अपने दिमाग में रख के ये पॉइंट्स लिख दिए हैं। जबकि जिस तरीके से अभी आप लोग ने देखा था कि जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ ईएपी पे बात कर रहे थे तो एक नहीं 1000
वो निकल के आ रहे थे कि कौन कौन से ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान खराब हो सकता है। तो उसमें एक नहीं 1000 कमियां हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया कि कुछ एक सर्टेन सिस्टम को, सर्टेन टॉपिक को दिमाग में रख के मैंने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर बिफोर प्रिपरेशंस, जो हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए या अगर आ गई है तो उससे पहले हम कैसे प्रिपेयर होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने कुछ एक ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये वीरेंद्र ये पीपीटी क्या शेयर करते हो आप किस सबसे? ये जो सेशन है दादा, इसका हम लोग पूरा वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये शेयर करते हैं। अच्छा, तब तो ठीक है, मतलब लोग बार बार देख सकते हैं ना कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। ये क्या है? ये है व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। क्या सिखाया जाता है? बेसिकली क्या सिखाया जाता है? हमारा एंड रिजल्ट क्या है उसको पकड़ना है हमें। हम जो भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उसका अंत क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? हमारी 3 M's की सेफ्टी। 3 M's की सेफ्टी क्या होती है? मैन, मटेरियल, मशीन, इनकी सेफ्टी। हमारा एंड रिजल्ट क्या है? इनकी सेफ्टी। और जो हमारा इमरजेंसी है उसका एक और एंड रिजल्ट है, वो क्या है कि हमें जो 3 M's का पहला एम है ना, मैन, उसको सेफ शेल्टर तक पहुंचा देना है, यानी कि सेफ असेंबली एरिया तक पहुंचा देना। आप जो कोई भी एक जैसे लीडर है, आपने लीडर बनाया, आपने क्यूआरटी बनाई, आपने सेकंड रिस्पॉन्डर को काम सिखाया, आपने थर्ड रिस्पॉन्डर प्रिपेयर करा, सब कुछ कर लिया, इमरजेंसी हो गई, आपने अपनी सारी टीमें लगा दी, उन्होंने एक्शन भी ले लिया और हम सक्सेसफुल हो गए। हमने उस पर्टिकुलर इमरजेंसी पे कंट्रोल पा लिया। और हमारे जो वर्कर्स थे, जो हमारा स्टाफ था, वो सेफली, जब वो सेफ असेंबली एरिया में आ गया, हमने वहां हेड काउंट कर लिया, जो रेस्क्यू करने थे उनको रेस्क्यू कर लिया, जो अनकॉन्शियस हो गए तो उनको एम्बुलेंस के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा दिया। हमने सारे जब प्रोग्राम कर लिए, हमने हेड काउंट कर लिया, उनको भी काउंट कर लिया जो मेडिकली इल हो गए हैं, सबको काउंट करने के बाद हमने एक एंड रिजल्ट निकाला कि हमारे जो भी बंदे हैं ना, वो सेफ शेल्टर में पहुंच जाएं। हमारा पूरा इमरजेंसी का जो प्रिपेयरनेस प्रोग्राम है ना, वो वहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट करो। ये कुछ आफ्टर अरेंजमेंट्स हैं। अब कोई घटना घटित हो गई, उसके बाद क्या कर सकते हैं? जो टीम्स है उन्होंने अपना पूरा मतलब बल लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने, और उन्होंने इमरजेंसी की सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया। लेकिन अब जिस किसी का भी कुछ लॉस हुआ है, कोई कुछ रह गया, अंदर सामान रह गया, कोई बंदा उसका साथ का जो साथी है वो इल हो गया, सडन में अनकॉन्शियस हो गया, तो हमें हर एक चीज के ना जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो भी आपके इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम का पार्ट है, उसको भी हमें समझना होगा। हमने इमरजेंसी पे कंट्रोल कर लिया, यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। लोगों को सेफ शेल्टर तक पहुंचा दिया, यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा आपका प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। उसके बाद भी आपके कुछ काम है, उनकी ये लिस्ट है। लोगों का ध्यान रखना और क्या क्या दिक्कतें एक इमरजेंसी सिचुएशन के बाद होती हैं, उनको भी कवर करना और उनको भी प्रोटेक्शन देना लोगों को। वो अगर गाइडलाइंस आपके प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम में नहीं मौजूद है तो भी आपका प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम सफल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोविड आ गया, अगर कोविड आ गया, कोविड के दौरान क्या करना है? कोविड से पहले तो पता ही नहीं था किसी को कि कोविड आएगा। चलो कोविड आ गया, कोविड के दौरान क्या करना है, कोविड के बाद क्या करना है, ये प्लान भी आपके पास होना चाहिए।
कि जिस दिन भारत देश से कोविड के केसेस कम होंगे ना, और वो संख्या कम होती चली जाएगी एक्टिव केसेस की, और अच्छे होने वाले लोगों के केसेस की संख्या बढ़ती है, उस दिन जब हम 0/0 पे आ जाएंगे तो हमें उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ही हमारा मेन काम है। रीजन क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर हमने 0/0 होने के बाद अपने प्रयास करना छोड़ दिया तो हम फिर से वापस इसी सिचुएशन में आ सकते हैं। तो जितना प्रिपरेशन पहले करना जरूरी है, इमरजेंसी ना हो पाए, अगर हो जाती है तो उसके दौरान हमें क्या करना है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी पे कंट्रोल पाने के बाद हमें क्या करना है, उस चीज को समझना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको समझिए। ठीक है, नेक्स्ट करना। हाँ, अब बहुत छोटी छोटी सी बातें, मैं बहुत सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता इस सेशंस में, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी बातें कि जैसे आप जिस भी फ्लोर पे काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज में है लोग तो ग्राउंड +1 ज्यादातर ग्राउंड ही होता है वहां पे। अगर ग्राउंड +2, 3, 4 फैक्ट्रीज में फ्लोर्स हैं तो एक अलग बात है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं 10, 12, 15 मंजिल, 20 मंजिल के होते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है 15, 20 मंजिल की, ठीक है, मंजिल की। तो मेनली क्या है कि हर फ्लोर पर एक इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। और आपकी फ्लोर, ये देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी जो फ्लोर है ना उसको जोन में बांटने का काम आपको करना है। ये फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान ही आपका जड़ है। अगर आपके पास आपकी फ्लोर का प्लान नहीं है, इवैक्यूएशन प्लान बाद की बात, पहले फ्लोर का प्लान होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम आप जब भी बनाएंगे तो पीपीटी के जो पिछले पन्ने हैं उनके जो अंदर जो चीजें दी गई हैं वो बेसिकली आप अपने दिमाग में रखेंगे, लेकिन प्लान बनाने से पहले आपके पास फ्लोर प्लान जरूर होना चाहिए। फ्लोर प्लान होगा तब आप उसको जोन्स में बांटेंगे। जोन्स में बांटने के बाद आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कमियां कहाँ हैं। क्या मेरे चारों जोन में या 6 जोन में प्रॉपर फायर फाइटिंग, प्रॉपर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, प्रॉपर फायर डिटेक्शन सिस्टम्स, प्रॉपर जो रेस्क्यू एंड ऑपरेशंस का है, रिफ्यूज एरिया है, प्रॉपर ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, वो फ्लोर प्लान में आपको उसमें मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद उसी को जब आप मार्क करते जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि वही आपका फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान बन जाएगा। फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान कैसे बनता है उसका बेसिक समझ लीजिए। आपके फ्लोर प्लान में कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, कितने आपके पास फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है, कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीजें, और आप कौन कौन से रास्तों से आपके फ्लोर प्लान में आप खुद ही मार्क कर सकते हैं कि आप कौन कौन से रास्ते, कितने दरवाजे हैं, आप कौन कौन से रास्तों से निकल सकते हैं। अगर जोन 1 में लोग बैठे हैं और वहां आग लग जाए तो उन लोगों के निकलने के कितने रास्ते मौजूद हैं। अब आप समझिएगा ये बहुत ही वास्ट लेवल का एक टॉपिक है जिसको बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में मैंने इस सेशन में डाला है। वरना आपको लाइफ एंड बिल्डिंग सेफ्टी सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम बनाने जाएंगे ना तो उसका बेसिक है कि आपके पास एक फ्लोर प्लान होना चाहिए। फ्लोर प्लान के बाद आप उसमें जोन बांटेंगे। जोन बांटने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखना है कि हर जोन में मेरे बैठे हुए स्टाफ के निकलने के कितने रास्ते, सुरक्षित रास्ते हैं। उन सुरक्षित रास्तों को आपको मार्क करना होगा। उन सुरक्षित रास्तों को सुरक्षित करने के लिए क्या सुरक्षा उपकरण है आपके पास, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर से समझिए, उन सुरक्षित रास्तों को सुरक्षित करने के लिए क्या सुरक्षा के उपकरण आपके पास हर एक जोन में मौजूद है, ये भी ध्यान देना होगा आपको। जब आप इसी तरीके से छोटी छोटी सी सुरक्षा से, आग से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीजें आप
चिन्हित करते चले जाएंगे, मार्क करते चले जाएंगे अपने फ्लोर प्लान में, तो वो धीरे धीरे आपका एक फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान बन जाएगा। ये समझिए। तो यहाँ पर तो एक घर का मैंने एक सैंपल फ्लोर प्लान लिया हुआ है। तो लोगों के लिए और जितने भी हमारे वर्कर्स हैं ना, उनके लिए बहुत ही छोटे छोटे से 3 प्रोटोकॉल्स मैंने लिखे हैं कि एस्केलेशन मैट्रिक्स को जरूर फॉलो करना है। आप जब एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएंगे तो उस इमरजेंसी एक्शन प्लान में आप एक फायर वार्डन बनाएंगे, मतलब एक बिल्डिंग सेफ्टी वार्डन बनाएंगे, एक फ्लोर मार्शल बनाएंगे। फ्लोर मार्शल, ये भी जान लीजिए, फ्लोर मार्शल आप क्यों बनाएंगे? क्योंकि हर एक फ्लोर पर आप उनके ऑफिसेस से रिलेटेड या वहां पर जो मुख्य है, चाहे वो रिसेप्शन का बंदा हो या उस फ्लोर का सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, आप उसको फ्लोर मार्शल एक बंदे को जरूर बनाएंगे हर शिफ्ट के लिए, और उसका एक अल्टरनेट भी इंतजाम करके रखेंगे। तो ये सारी बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने में मदद करती है। सबसे पहले फ्लोर प्लान हो, फ्लोर प्लान को फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान में बदलना है। फिर आपने अपनी क्यूआरटी टीम को एक बिल्डिंग सेफ्टी वार्डन आप उसमें चयन करना है उसका। फिर जो आपका फ्लोर मार्शल है, यानी कि बेसिकली कौन लोग हैं, जैसे हाउसकीपिंग के लोग होते हैं, ये हमारे फ्लोर मार्शल बन सकते हैं क्योंकि ये हर एक फ्लोर पर मौजूद होते हैं। फ्लोर मार्शल का काम क्या होता है? वो जब कभी कोई फ्लोर इवैक्यूएट कराना होता है या रेस्क्यू के लिए कहाँ पे, क्योंकि वो हाउसकीपिंग का बंदा होता है जिसको फ्लोर के चप्पे चप्पे का पता होता है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ गैलरी है, कहाँ पे कौन सा रूम है, कहाँ पे क्या है, तो उसको सारी नॉलेज होती है। तो वो जब हमारी क्यूआरटी टीम अंदर घुसती है ना, फायर फाइटिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, क्यूआरटी बेसिकली, तो वहां पर वो फ्लोर मार्शल उनको मदद करता है। और वो फ्लोर मार्शल जो है वो आपकी क्यूआरटी को मदद करके अपनी फ्लोर को इवैक्यूएट कराता है आखिरी बंदे तक। और आखिरी बंदा जो फ्लोर छोड़कर निकलता है वो होता है फ्लोर मार्शल। ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने जो ये सेशन रखा है ना, ये बहुत ही बेसिक चीजों को लेके सेशन रखा है कि जिसको कहते हैं ना कि जन साधारण को भी समझ में आ जाए कि आखिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम होता क्या है, और अगर हमें उसकी कोई एक रूपरेखा बनानी हो तो वो रूपरेखा क्या होगी। अगर हम उसके अंदर घुसेंगे तो हम टेक्निकली तो बहुत कुछ चीजें उसके अंदर हमें ऐड ऑन करनी होगी, जिसके लिए इतना समय तो नहीं होता है। अच्छा, दूसरी प्रोटोकॉल क्या है कि फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो करना है। और आपको सिंपल सी एक चीज समझ लेनी है कि हर किसी का एंड रिजल्ट ये है कि आप अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए उनको सेफ असेंबली एरिया तक पहुंचा देना है। ये एंड रिजल्ट है। तो आपने ये समझना है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो, कोई भी टाइप का डिजास्टर हो, आपने जो वर्कर्स हैं वहां पर फ्लोर पे, ऑफिसेज में, कहीं पे भी उनको इवैक्यूएट कर देना है। दादा ठीक है, अब हम लोग के पास 3 से 4 मिनट का टाइम बच रहा है। फिर बस ये खत्म है। सेशन, ये नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। हाँ, अब ये आ गया, आपका कंक्लूजन आ गया कि हमने ये लर्न किया कि बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी हमने लर्न किया, उसके एक्शन प्लान के बारे में हमने लर्न किया। हमने लर्न किया कि टीम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान। और हमने ये लर्न किया कि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, बस हमें प्रिपेयर होना है, टीम को मैनेज करना है, और जितने भी फर्दर डैमेजेस के चांसेस है ना उनको मिटिगेट करना है, तो जिससे हम रिकवर कर सकते हैं जल्द से जल्द अपने 3Ms। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी के सेशन में इतना ही है। बाकी ओवर टू यू वीरेंद्र। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी अपने पास 2-3 मिनट का टाइम है, पूछ सकते हैं। किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। थैंक यू रतनपाल जी, बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू।
एक काम करते हैं सब लोग, ये स्लाइड को मैं ये यहीं पे स्टॉप, और सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सब लोग का एक फोटो जरा मैं ले लेता हूँ। पहले मैं ही कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ही बंद है। सब लोग एक बार कैमरा ऑन करें ताकि मैं फोटो ले लूँ फटाक से। भावेश जी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए सर। काय करते सर? हरीश कहाँ गया? वो शायद लाइट्स। उनका हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और लोग भी तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। सब लोग हम लोग इतने अच्छे से, मतलब बहुत सारे चीज को बेसिक चीज था उसको हम लोगों ने देखा है। कैमरा ऑन करेंगे तभी फोटो आएगा, नहीं तो फिर कमेंट्स में बाद में मुझे पोस्ट में बोलेंगे सर मेरा फोटो नहीं आया है। कैमरा ऑन करेंगे तभी आएगा। अरे कृष्णा की तरफ भी लाइट चली गई। नेटवर्क का भी इशू रहता दादा, वो भी एक है कि नेटवर्क। और अभी ऐसे ही सेशन हम लोग करते रहेंगे। ये 4 महीना कंटिन्यू होगा दादा। ये आज चौथा महीना का आखिरी सेशन था ये। अच्छा हर हफ्ते अच्छा, ये 16वां हफ्ता है ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो कहूँगा कि वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो वीरेंद्र, और तुम्हारी टीम ना बहुत अच्छा काम कर रही है कि अरुण वाकई सर मतलब जो लोग थैंक अपना यू सर, करियर। हम्म, बढ़िया सीखने को मिला सर आज। हम्म। बहुत डिटेल